रिटायरमेंट के बाद रमेश त्रिपाठी ने पहली बार अपने जीवन में अलार्म बंद कर दिया था। 40 साल तक वो हर सुबह 5 बजे उठते थे। पहले सरकारी दफ्तर, फिर बस, फिर फाइल। उस दिन सुबह अजीब सी खामोशी थी। दीवार की घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई दे रही थी। 2 हफ्ते बाद वो मुंबई पहुंच गए। बेटी निहारिका ने खुद स्टेशन आकर उन्हें लिया। भीड़, शोर, गाड़ियों की लाइनें, सब कुछ तेज था। उनके छोटे शहर की सड़कों जैसा कुछ भी नहीं। निहारिका और उसके पति अमित का फ्लैट 12वीं मंजिल पर था। 2 कमरे, छोटा सा हॉल, एक बालकनी जिसमें कपड़े सूख रहे थे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा है बेट। शहर में इतनी जगह मिलना भी बड़ी बात है। पहले दिन सब ठीक था। निहारिका ने उनका बिस्तर हॉल के कोने में लगाया। अमित ने औपचारिक मुस्कान के साथ चाय दी। बातें भी हुई, पेंशन, पुराने ऑफिस के लोग, पड़ोस। लेकिन रात को जब सब सोने लगे, रमेश को लगा कि वो इस घर में मेहमान है। हॉल की लाइट बंद हुई। दरवाजा आधा खुला रह गया। अंदर वाले कमरे से धीमी आवाजें आ रही थी। पापा कब तक रहेंगे? अमित की धीमी आवाज थी। कुछ पल की चुप्पी। देखते हैं, निहारिका ने कहा। रमेश ने करवट बदल ली। उन्होंने खुद से कहा, मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। मुंबई की सुबह रमेश के लिए नई थी। नीचे सड़क पर हॉर्न की आवाज, ऊपर से प्रेशर कुकर की सीटी, और बीच में उनका अपना धीमा सा अस्तित्व। वह हर दिन सबसे पहले उठते, बालकनी में खड़े होकर नीचे भागती जिंदगी को देखते रहते। उन्होंने सोचा था कि वो घर के कामों में हाथ बटाएंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो। दूध ले आना, अखबार उठाना, सब्जी काट देना, छोटी छोटी चीजें। लेकिन हर काम में उन्हें लगता जैसे वो किसी की जगह ले रहे हों। एक सुबह उन्होंने रसोई में चाय चढ़ा दी। अमित बाहर आया और थोड़ी हैरानी से बोला, अंकल, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप आराम कीजिए। बात में सम्मान था, पर दूरी भी। दोपहर में निहारिका ऑफिस से लौटी तो उसने कहा, पापा, आप हॉल में टीवी थोड़ा कम आवाज में देखा कीजिए। अमित को कॉल्स होती रहती है। रमेश ने तुरंत रिमोट नीचे रख दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इस घर की लय अलग है। यहां हर मिनट की कीमत है, हर कोना पहले से तय है। उनके लिए जगह बनाई गई थी, लेकिन जगह सीमित थी। रात को खाने की मेज पर अमित ने कैजुअली कहा, मुंबई में खर्चे बहुत है। ईएमई, स्कूल फीस, सोसाइटी चार्ज, सब कुछ। वह सीधा रमेश की तरफ नहीं देख रहा था, पर वाक्य हवा में अटका रहा। रमेश ने हल्की हंसी के साथ कहा, मेरी पेंशन है ना, जितना हो सकेगा मैं देख लूंगा। निहारिका ने तुरंत बात बदल दी। लेकिन उस रात रमेश ने अपने बैग से पेंशन की फाइल निकालकर देर तक देखी। कागजों के बीच एक और फाइल थी, पुराने घर के दस्तावेज। उन्होंने उसे छुआ, फिर वापस रख दिया। तीसरे हफ्ते तक घर की छोटी छोटी असुविधाएं स्पष्ट होने लगी। हॉल में रखा उनका बिस्तर दिन में मोड़ दिया जाता ताकि जगह खाली रहे। उनके कपड़ों का सूटकेस अब भी अलमारी में नहीं गया था। जगह कम है, निहारिका ने समझाया था। एक शाम सोसाइटी की मीटिंग थी। अमित जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। रमेश ने पूछा, किस बारे में है मीटिंग? पार्किंग इश्यू, अमित ने संक्षेप में कहा। फिर हल्के स्वर में जोड़ा, वैसे भी यहां हर चीज का हिसाब देना पड़ता है।
वह वाक्य सामान्य था, पर रमेश को लगा जैसे उसमें छिपा हुआ अर्थ है। अगले दिन दोपहर में दरवाजे पर पड़ोसन आई। उसने मुस्कुराकर पूछा, आपके पिताजी आ गए रहने? अच्छा है, बुजुर्ग साथ हो तो घर में रौनक रहती है। निहारिका ने मुस्कुराकर हामी भरी, पर दरवाजा बंद होते ही उसने लंबी सांस ली। रात में अमित ने सीधा कहा, देखो नेहा, मैं गलत नहीं कह रहा, पर हमें प्लान करना होगा। ये घर छोटा है, पापा को यहाँ कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो निहारिका ने पूछा, शायद कुछ और व्यवस्था करनी पड़े। रमेश पानी लेने उठे तो उनकी बातों की आखिरी पंक्ति उन्होंने सुन ली। व्यवस्था शब्द उनके कानों में देर तक गूंजता रहा। उन्होंने खुद से कहा, बच्चे परेशान है, स्वाभाविक है। पर पहली बार उन्हें लगा कि वो मेहमान नहीं, समस्या बनते जा रहे हैं। उसी रात उन्होंने अपने छोटे शहर वाले घर की याद की। बड़ा आंगन, नीम का पेड़, खुली हवा। उन्होंने धीरे से सोचा, अगर वह घर अब भी होता। फिर खुद को रोका। वह घर अब सिर्फ एक कागज पर नाम भर था। अगले रविवार अमित ने खर्चों की एक सूची बनाकर मेज पर रखी। देखिए पापा, उसने औपचारिक स्वर में कहा, मैं खुलकर बात करना चाहता हूं। एमी हर महीने बढ़ रही है। स्कूल की एडमिशन फीस भी आने वाली है। हमें कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। रमेश चुपचाप सुनते रहे। निहारिका ने धीरे से कहा, अमित, नहीं नेहा, बात करनी ही पड़ेगी। अमित ने बीच में टोका, पापा का पुराना घर खाली पड़ा है ना, अगर वो बेच दिया जाए तो हमारा लोन खत्म हो सकता है। कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश ने पहली बार सीधा पूछा, तुम लोग वो घर बेचना चाहते हो? अमित ने जवाब दिया, व्यावहारिक रूप से सोचिए, वहां अब कौन रहता है? टैक्स भी देना पड़ता है। यहां हमें राहत मिल जाएगी। निहारिका की आंखें नीचे थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। रमेश ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। वो घर बस एक मकान नहीं है, लेकिन भावनाओं से एआईएमआई नहीं भरती। अमित ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा। यह वाक्य सीधा था, पर उसमें कोई अपमान नहीं था, बस गणित था। रमेश ने सिर हिला दिया। सोचेंगे। उस रात वह सो नहीं पाए। नीम का पेड़, बरामदा, आंगन, और वो दिन जब उन्होंने वह घर अपने नाम से हटाकर निहारिका के नाम कर दिया था, बिना उसे बताए असली वजह। उन्होंने आंखें बंद की। ये घर अब कानूनी रूप से उनका नहीं था, और शायद नैतिक रूप से भी नहीं। लेकिन सवाल ये था, अगर वो घर बिक गया तो क्या सिर्फ दीवारें टूटेंगी या कुछ और भी? Asterisk 5 1889 सिम्वोलॉव्स। अगले कुछ दिनों तक उस विषय पर खुलकर बात नहीं हुई, लेकिन घर का माहौल बदल गया था। पहले जहां रात के खाने पर हल्की बातचीत होती थी, अब वहां संक्षिप्त वाक्य थे। प्लेटों की आवाज ज्यादा सुनाई देती थी, शब्द कम। एक शाम अमित बैंक से लौटकर आया। उसके चेहरे पर थकान थी। लोन अप्रूवल रुक गया है, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बैंक ने अतिरिक्त गारंटी मांगी है। निहारिका ने पूछा, और कोई रास्ता? अमित ने धीमे स्वर में कहा, अगर पुराने घर के पेपर्स दिखा दें तो प्रोसेस आसान हो जाएगा। रमेश वहीं बैठे थे। उन्होंने पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अब बात सिर्फ सुविधा की नहीं, आवश्यकता की हो गई है। पेपर्स तो नेहा के नाम है, उन्होंने धीरे से कहा। अमित ने चौंक कर निहारिका की ओर देखा। क्या मतलब?
निहारिका ने असहज होकर जवाब दिया, पापा ने कई साल पहले ट्रांसफर कर दिए थे। क्यों? अमित के स्वर में अब जिज्ञासा थी, आरोप नहीं। रमेश ने नजरें झुका ली। बस उस समय सही लगा। वह सच नहीं था। सच ये था कि उस समय निहारिका की सगाई टूटने वाली थी। लड़के वालों ने दहेज में संपत्ति मांगी थी। रमेश ने चुपचाप घर उसके नाम कर दिया ताकि बात वहीं खत्म हो जाए। बाद में सगाई वैसे भी टूट गई, पर उन्होंने कभी वो कागज वापस अपने नाम नहीं करवाया। उन्होंने ये बात कभी बेटे को भी पूरी तरह नहीं बताई। अमित ने लंबी सांस ली। तो और भी आसान है। घर तो नेहा का ही है, बेच देते हैं। निहारिका ने पहली बार सीधा पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। पापा, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? रमेश ने हल्की मुस्कान दी। अगर तुम्हें सही लगे तो कर लो। वह मुस्कान त्याग की थी या थकान की, ये कोई समझ नहीं पाया। उस रात निहारिका सो नहीं पाई। अमित गहरी नींद में था, लेकिन वो छत को देखती रही। उसे याद था पापा ने कभी उस घर के बारे में विस्तार से बात नहीं की। बस इतना कहा था, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। अब वही भविष्य सवाल बनकर सामने खड़ा था। सुबह उसने पापा से अकेले में पूछा, आप सच में चाहते हैं कि घर बेच दे? रमेश कुछ क्षण चुप रहे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो, लेकिन आपका क्या? निहारिका का स्वर कांप गया। मेरी जिंदगी तो कट गई बेटा। उन्होंने हल्की हंसी में कहा, अब तुम्हारा समय है। वह जवाब सरल था, लेकिन उसमें गहराई थी। निहारिका समझ नहीं पा रही थी, यह सहमति है या त्याग? उधर अमित ने अगले ही दिन प्रॉपर्टी एजेंट से बात कर ली। उसने कहा कि छोटे शहर में भी अच्छी कीमत मिल सकती है, खासकर अगर तुरंत डील करनी हो। दोपहर में एजेंट का फोन आया। सर, अगर इस महीने पेपर तैयार हो जाएं, तो अच्छा ऑफर मिल सकता है। रमेश ने ये बातचीत अनजाने में सुन ली। उन्हें पहली बार भीतर एक हल्का सा डर महसूस हुआ। वहां उनकी पत्नी की आखिरी यादें थी। वहां उनकी पत्नी की आखिरी यादें थी। वहीं उन्होंने निहारिका को साइकिल चलाना सिखाया था। वहीं पहली बार उन्होंने अकेले बैठकर रोया था, जब सगाई टूटने के बाद बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने सोचा था वह घर बेटी की ढाल बनेगा। अब वही घर उसके लिए बोझ बन रहा था। शाम को अमित ने उत्साह में कहा, अगर ये हो गया तो हमारी सारी टेंशन खत्म। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उनके भीतर एक और सवाल उठ रहा था। क्या सच में टेंशन खत्म होगी, या कुछ ऐसा खत्म होगा जिसे वापस नहीं लाया जा सकता? अगले हफ्ते एजेंट ने दस्तावेजों की कॉपी मांगी। निहारिका ने अलमारी से फाइल निकाली। पीले पड़े कागज, पुराने स्टैंप, हस्ताक्षर। अमित ने ध्यान से देखा। ट्रांसफर डेट ये तो 10 साल पुरानी है। हाँ, निहारिका ने धीरे से कहा, मुझे ठीक से याद भी नहीं था। रमेश दूर से देख रहे थे। उन्हें वो दिन साफ याद था। तहसील का छोटा सा कमरा, पसीने की गंध और उनके हाथों का कांपना जब उन्होंने साइन किया था। उन्होंने सोचा था, बेटी को ये बोझ कभी महसूस नहीं होगा। लेकिन आज वही कागज उनकी आंखों के सामने जैसे गवाही दे रहे थे। अमित ने कहा, अच्छा है, लीगल प्रोसेस आसान होगा। निहारिका ने अचानक पूछा, अगर हम घर बेच दे तो पापा कहाँ रहेंगे?
कमरे में पहली बार ये सवाल साफ शब्दों में आया। अमित ने थोड़ा रुक कर कहा, ये तो बाद में देख लेंगे, अभी तो पेपर वर्क शुरू करना है। रमेश ने तुरंत कहा, मैं वापस अपने शहर चला जाऊंगा, किराए पर कमरा ले लूंगा। पापा, निहारिका ने विरोध किया। अरे, मैं बोझ नहीं बनना चाहता, उन्होंने सहजता से कहा, जैसे ये सामान्य बात हो। किसने कहा आप बोझ है? निहारिका की आवाज ऊंची हो गई। अमित चुप रहा। रमेश ने बेटी की आंखों में देखा, वहां अपराध बोध था और उलझन भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कभी कभी सही फैसला वही होता है जिसमें सबको थोड़ा दुख हो। निहारिका कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि बात सिर्फ घर की नहीं रही, कुछ और भी दांव पर था। शायद वो रिश्ता जो बिना शब्दों के टिके रहता है। और पहली बार उसे डर लगा कि कहीं देर ना हो जाए। घर में अब खुली बहसें नहीं होती थी, लेकिन चुप्पियां लंबी हो गई थी। हर बातचीत किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट आती थी। एजेंट ने अगले हफ्ते संभावित खरीदार दिखाने की बात कही। वीडियो कॉल पर घर दिखाया जाना था। रमेश को पहले से बताया नहीं गया। जब कॉल शुरू हुई, अमित ने मोबाइल स्टैंड पर लगाया। स्क्रीन पर उनका पुराना आंगन दिख रहा था। नीम का पेड़ अब और ऊंचा हो गया था। दीवार पर पुरानी दरार अब भी थी। खरीदार ने पूछा, घर में अभी कोई रहता है? अमित ने कहा, नहीं, खाली है। रमेश ने ये शब्द सुना, खाली। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी पूरी जिंदगी को एक शब्द में समेट दिया हो। वीडियो कॉल खत्म होते ही उन्होंने धीरे से कहा, वहां सब कुछ है, खाली नहीं है। अमित ने थके स्वर में जवाब दिया, पापा, भावनाओं से बात मत कीजिए, हमें प्रैक्टिकल होना होगा। निहारिका बीच में आई, बस करो अमित। लेकिन आवाज में दृढ़ता नहीं थी। उस रात रमेश ने पहली बार अपना पुराना डायरी निकाला। उसमें उनकी पत्नी के लिखे कुछ नोट्स थे। एक पन्ने पर लिखा था, घर दीवारों से नहीं, लोगों से बनता है। उन्होंने उस वाक्य को देर तक देखा, फिर सोचा, अगर लोग ही बदल जाए तो? उसी समय अंदर के कमरे से अमित और निहारिका की बहस की आवाज आई। तुम हर बार इमोशनल हो जाती हो, अमित कह रहा था, और तुम हर बार गणित लगाने लगते हो। निहारिका की आवाज कांप रही थी। रमेश दरवाजे तक गए, लेकिन रुके रहे। उन्हें एहसास हुआ, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहा। अब ये फैसला किसी एक घर का नहीं, 3 जिंदगियों का था। और शायद जो टूटेगा वो किसी रजिस्ट्री में दर्ज नहीं होगा। अगले दिन सुबह असामान्य रूप से शांत थी। अमित जल्दी ऑफिस चला गया। निहारिका रसोई में थी, लेकिन बर्तनों की आवाज सामान्य से तेज थी। रमेश ने अखबार खोला, पर पढ़ नहीं पाए। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, खाली। दोपहर में बैंक से कॉल आया। अमित ने स्पीकर ऑन कर दिया था। सर, अगर आप प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दें तो लोन तुरंत पास हो सकता है, बैंक अधिकारी ने कहा। अमित ने उत्साहित स्वर में कहा, हम जल्द पेपर जमा कर देंगे। कॉल कटते ही निहारिका ने धीमे स्वर में पूछा, इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता, अमित ने सीधा जवाब दिया। और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। रमेश ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर अपनाया। गलत और सही हमेशा कानून से तय नहीं होता। अमित, कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने संयम से कहा, मैं बस अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य चाहता हूं। और मैं भी।
रमेश ने उत्तर दिया। दोनों की नजरें मिली। वहां दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ दो अलग अलग डर थे। शाम को निहारिका रमेश के पास बैठी। पापा, अगर उस समय आपने घर मेरे नाम न किया होता तो? रमेश मुस्कुराए। तो शायद तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल होती। क्यों? उसने पूछा। रमेश ने कुछ पल उसे देखा, फिर विषय बदल दिया। कुछ फैसले उस समय लिए जाते हैं जब विकल्प अच्छे नहीं होते। निहारिका समझ गई कोई अधूरी कहानी है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा। उसी रात अमित ने तय कर लिया वह अगले हफ्ते शहर जाकर घर देखने जाएगा ताकि सौदा पक्का हो सके। रमेश ने ये सुन लिया और पहली बार उन्हें लगा अब समय उनके हाथ से निकल चुका है। अमित ने टिकट बुक कर ली। अगले शनिवार वह उस छोटे शहर जाने वाला था। उसने कैजुअली बताया, मैं बस देख आऊंगा, डील फाइनल नहीं करूंगा अभी। लेकिन शब्दों के पीछे जल्दी साफ थी। रमेश ने शांत स्वर में कहा, मैं भी चलूं। अमित थोड़ा असहज हुआ। नहीं पापा, आप क्यों तकलीफ करेंगे? मैं संभाल लूंगा। ये संभाल लूंगा, रमेश को भीतर तक लगा जैसे अब उस घर से उनका रिश्ता सिर्फ यादों तक सीमित हो गया हो। शाम को निहारिका ने पापा से पूछा, आपको बुरा लगा? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, अमित जिम्मेदार है, उसे निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन घर तो वह रुक गई। रमेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, घर तुम्हारा है नेहा, मैंने तुम्हें दिया था, जो ठीक लगे करो। उस रात वह देर तक जागते रहे। उन्हें वो दिन याद आया जब निहारिका रोते हुए बोली थी, पापा, सब लोग क्या कहेंगे? रिश्ता टूट गया। उसी रात उन्होंने फैसला लिया था, समाज की बातों से पहले बेटी की इज्जत बचानी है। उन्होंने बिना किसी को बताए घर उसके नाम कर दिया। उन्हें लगा था इससे उसकी जिंदगी सुरक्षित होगी। आज वही कागज उसके वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। सुबह उन्होंने क्वाइटली एक छोटा बैग निकाला। उसमें कुछ कपड़े रखे, डायरी रखी, पत्नी की फोटो रखी। निहारिका ने देख लिया। पापा, आप ये सब क्यों रख रहे हैं? रमेश ने सहजता से कहा, सोचा थोड़ा अपने शहर होकर आऊं। अमित के साथ उन्होंने हल्की मुस्कान दी। नहीं बेटा, मैं पहले ही चला जाऊंगा। निहारिका का दिल धड़क उठा। उसे पहली बार महसूस हुआ पापा सिर्फ घर नहीं खो रहे, वह शायद कुछ और छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगली सुबह रमेश सामान्य से पहले उठे। उन्होंने चुपचाप चाय बनाई जैसे रोज बनाते थे। निहारिका रसोई में आई तो उन्हें तैयार देखकर चौंक गई। पापा, इतनी सुबह? सोचा थोड़ी हवा खा आऊं, उन्होंने सहजता से कहा। लेकिन मेज पर उनका छोटा बैग रखा था। अमित भी बाहर आ गया। आप कहीं जा रहे हैं? रमेश ने सीधे जवाब दिया, अपने शहर। घर देखाऊं? वैसे भी अगर बेचना है तो पहले मुझे एक बार देख लेना चाहिए। अमित ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, फिर बंद कर लिए। मैं अगले हफ्ते जाने वाला था। तुम जाओगे? रमेश ने शांत स्वर में कहा। लेकिन पहले मैं जाऊंगा? निहारिका ने घबरा कर पूछा। कब तक के लिए? पता नहीं, उन्होंने सच बोला। ये शब्द कमरे में भारी होकर गिरा। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिर अमित ने धीरे से कहा, पापा, हम आपको निकाल नहीं रहे। रमेश ने हल्की मुस्कान दी। मुझे पता है कभी कभी कोई निकालता नहीं, फिर भी जगह
छोटी पड़ जाती है। निहारिका की आंखें भर आई। आप नाराज हैं? नहीं, उन्होंने सिर हिलाया। बस सोच रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि एक घर बेचकर हम दूसरा घर खो दे। अमित ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। वहां आरोप नहीं था, सिर्फ थकान और निर्णय। रमेश ने बैग उठाया। मैं फोन करूंगा। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में अजीब सन्नाटा रह गया। अमित ने धीमे स्वर में कहा, शायद ये बेहतर है। निहारिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे महसूस हुआ, ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये किसी रिश्ते की दिशा बदलने की शुरुआत है। रमेश ने उस घर की सफाई शुरू कर दी। झाड़ू लगाते हुए हर कोने से कोई न कोई स्मृति उठती। रसोई में स्टील के पुराने डिब्बे, जिन पर उनकी पत्नी ने नाम लिखे थे। दीवार पर वो हल्का सा निशान जहां निहारिका ने बचपन में पेंसिल से अपनी ऊंचाई मापी थी। पड़ोसी शर्मा जी शाम को आए। सुना है बेच रहे हैं मकान। रमेश ने पलट कर देखा। किसने कहा? एजेंट पूछताछ कर रहा था। बोला, मालिक शहर में रहते हैं। रमेश कुछ क्षण चुप रहे। हाँ, बात चल रही है, शर्मा जी ने धीमे स्वर में कहा। अब तो हाईवे की वजह से कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लोग खरीदने के लिए लाइन में है। रमेश ने नीम के पेड़ की तरफ देखा। क्या ये जानकारी अमित को पहले से थी या ये संयोग था? उधर मुंबई में निहारिका बेचैन थी। उसने पिता को कई बार फोन किया पर कॉल नहीं लगी। वह जानती थी कि वो अपने शहर गए होंगे, लेकिन उन्होंने पता क्यों नहीं छोड़ा? अमित ने कहा, उन्हें स्पेस चाहिए था। हम गलत नहीं थे। निहारिका ने पहली बार तीखे स्वर में कहा, गलत और सही सिर्फ कानून से तय नहीं होता। ये वही वाक्य था जो रमेश ने कहा था। अमित चुप हो गया। उस रात निहारिका ने अलमारी से वो पुरानी फाइल फिर निकाली। उसने दस्तावेज ध्यान से पढ़े। ट्रांसफर की तारीख 10 साल पहले। उसी साल उसकी सगाई टूटी थी। उसे अचानक एक धुंधली याद आई। पापा तहसील से लौटे थे, थके हुए पर मुस्कुराते हुए। क्या उस दिन कुछ और भी हुआ था? सवाल अब पैसे से बड़ा हो गया था और पहली बार निहारिका को लगा, सच शायद उस घर की दीवारों में छिपा है, न कि बैंक की फाइलों में। रमेश के शहर पहुंचने की खबर पड़ोस में जल्दी फैल गई। शर्मा जी फिर आए। आप खुद बेचने आए हैं? रमेश ने धीमे स्वर में कहा, अभी कुछ तय नहीं है। उन्होंने घर की चाबी घुमाई। दरवाजा चरमराया। धूप आंगन में तिरछी पड़ी थी। नीम के पत्ते झड़ रहे थे। उन्होंने दीवार पर हाथ फेरा। ये घर तुम्हारे नाम है, उन्होंने मन ही मन बेटी से कहा। लेकिन इसकी कहानी पूरी तुम्हें नहीं पता। उधर मुंबई में अमित ने एजेंट से दोबारा बात की। सर, हाईवे का नोटिफिकेशन पक्का है? एजेंट बोला। कीमत 6 महीने में 2 गुनी भी हो सकती है। अमित के दिमाग में गणित दौड़ने लगा। अगर अभी बेचे तो एमई खत्म, अगर रुके तो और फायदा। लेकिन बीच में एक सवाल था, रमेश क्या चाहते हैं? शाम को निहारिका ने अपने पुराने कॉलेज की दोस्त को फोन किया, जो उसी शहर में रहती थी। जरा पापा के घर के बारे में पूछना, कोई बात हो तो बताना। कुछ देर बाद जवाब आया, सबको पता चल गया है कि घर बिकने वाला है। लोग ऑफर दे रहे हैं। निहारिका के दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उसे याद आया, सगाई टूटने के बाद पापा ने एक बार कहा था, लोग बात करेंगे लेकिन हम चुप रहेंगे।
क्या उस चुप्पी में कुछ और छिपा था? रात को अमित ने कहा, हमें जल्दी निर्णय लेना होगा। मार्केट ऐसे मौके बार बार नहीं देता। निहारिका ने पहली बार सीधे पूछा, अगर पापा मना कर दें तो? अमित ने रुक कर कहा, घर उनके नाम नहीं है। कमरे में ये वाक्य भारी होकर ठहर गया। कानून साफ था, लेकिन रिश्ते। रमेश ने अगले दिन तहसील का रुख किया। पुराने क्लर्क ने उन्हें पहचान लिया। अरे त्रिपाठी जी! इतने साल बाद उन्होंने मुस्कुराकर अभिवादन किया। बस कुछ कागज देखने थे। उन्होंने फाइल निकाली, ट्रांसफर डीड की कॉपी फिर से देखी। तारीख, हस्ताक्षर, गवाह। क्लर्क ने हंसते हुए कहा, आपने तो बड़ी समझदारी की थी उस समय। बेटी के नाम कर दिया सब। रमेश ने सिर झुका लिया। समझदारी या मजबूरी? उसी वक्त उनके मन में वो दृश्य कौंध गया। सगाई टूटने के बाद लड़की वालों के ताने, समाज की बातें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट। उन्होंने सोचा था, अगर घर बेटी के नाम होगा तो लोग चुप हो जाएंगे। और सच में लोग चुप हो गए थे। लेकिन उन्होंने कभी निहारिका को पूरी कहानी नहीं बताई। वह नहीं चाहते थे कि वो खुद को बोझ समझे। उधर मुंबई में अमित और निहारिका के बीच बहस बढ़ गई थी। अगर हम अभी नहीं बेचते तो बाद में पछताएंगे, अमित ने कहा। और अगर बेच दिया तो? निहारिका ने पूछा। तो हम सुरक्षित होंगे? किससे? उसने सीधा सवाल किया। अमित चुप हो गया। शायद कर्ज से, शायद भविष्य के डर से। शाम को रमेश को एजेंट का फोन आया। सर, आपके दामाद ने बात की है। वह जल्द डील क्लोज करना चाहते हैं। रमेश कुछ पल चुप रहे। दामाद ने? जी। उन्होंने फोन रखा। अब बात उनसे बिना पूछे आगे बढ़ रही थी। उन्होंने आंगन में खड़े होकर नीम के पेड़ को देखा। शायद पहली बार उन्हें लगा, गलती उस दिन नहीं हुई थी जब घर ट्रांसफर हुआ। गलती शायद उस चुप्पी में हुई थी जो सालों तक बनी रही। मुंबई में उस रात बातचीत खुलकर हुई। मैंने एजेंट से सिर्फ जानकारी ली थी, अमित ने सफाई दी। लेकिन पापा को बिना बताए? निहारिका की आवाज टूट रही थी। घर तुम्हारे नाम है, लीगल ओनर तुम हो। हम कोई चोरी नहीं कर रहे। लीगल और सही अलग चीजें हैं, उसने दोहराया। अमित ने पहली बार थक कर कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं असुरक्षित महसूस करता हूं। नौकरी स्थिर नहीं है, ईएमई भारी है। अगर ये मौका निकल गया तो? ये डर नया नहीं था, बस आज शब्दों में आ गया था। निहारिका चुप हो गई। उसे पहली बार अमित का भय दिखा। वो लालची नहीं था, वो डर रहा था। उधर रमेश रात को छत पर बैठे थे। छोटे शहर की हवा ठंडी थी। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं घर बचाना चाहता हूं या बेटी का घर? अगर वो सच्चाई बता दें, दहेज की मांग, समाज का दबाव, वह अपमान, तो शायद निहारिका घर बेचने से मना कर दें। लेकिन फिर क्या उसका वैवाहिक जीवन इस बोझ से बच पाएगा? उन्होंने पत्नी की फोटो निकाली। तुम होती तो क्या करती? उन्होंने धीरे से कहा। उत्तर नहीं मिला। अगली सुबह निहारिका का फोन आया। पापा, अगर मैं घर बेचने से मना कर दूं तो? रमेश ने लंबी सांस ली। ये वही क्षण था जिससे वो बच रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, फैसला तुम्हारा है। बैठ। लेकिन आप क्या चाहते हैं? कुछ सेकंड की चुप्पी। रमेश ने पहली बार सच बोलने की दहलीज पर कदम रखा, लेकिन शब्द गले में अटक गए।
उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा घर न टूटी। फोन के उस पार निहारिका चुप रह गई। अब सवाल घर का नहीं था, सवाल ये था किसे बचाया जाए और किस कीमत पर। फोन कटने के बाद निहारिका देर तक वहीं बैठी रही। अमित सामने था, लेकिन दोनों के बीच जैसे दूरी आ गई थी। उन्होंने क्या कहा? अमित ने पूछा। उन्होंने कहा, फैसला मेरा है। अमित ने धीमे स्वर में कहा। और तुम क्या सोचती हो? निहारिका ने पहली बार साफ कहा। मुझे लगता है हम जल्दी कर रहे हैं, या तुम्हें लगता है मैं गलत हूं? अमित ने सीधा सवाल किया। नहीं, उसने सिर हिलाया। मुझे लगता है हम डर के कारण निर्णय ले रहे हैं। अमित कुछ देर चुप रहा। डर भी तो असली होता है नेहा। वह सही था। उधर रमेश ने पुराने घर में रात बिताई। छत से पानी टपकने की हल्की आवाज आ रही थी। उन्होंने सोचा, अगर घर रखा भी तो मरम्मत का खर्च अलग होगा। सुबह वो बैंक गए, अपनी पेंशन और थोड़ी बचत की जानकारी निकाली। राशि बड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ महीनों की ईएमआई में मदद कर सकती थी। उन्होंने कागज मोड़े और जेब में रख लिए। शाम को उन्होंने निहारिका को फिर फोन किया। अगर थोड़ी मदद चाहिए तो मैं अपनी बचत दे सकता हूं। निहारिका ने तुरंत कहा, नहीं पापा, आपकी बचत क्यों? क्योंकि घर बेचने से पहले बाकी रास्ते देख लेने चाहिए, उन्होंने शांत स्वर में कहा। अमित ने फोन स्पीकर पर सुन लिया। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, राहत, शर्म और असमंजस। वह समझ गया, रमेश लड़ नहीं रहे, वह त्याग की ओर बढ़ रहे हैं। और अचानक उसे एहसास हुआ, अगर ये घर बच भी गया तो शायद कोई रिश्ता कीमत चुका देगा। अमित उस रात देर तक जागता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ आर्थिक गणित नहीं कर रहा था, वह अपने डर को सुरक्षा का नाम दे रहा था। सुबह उसने निहारिका से कहा, अगर पापा अपनी बचत दे दे तो कुछ महीनों की राहत मिल सकती है। निहारिका ने तीखे स्वर में कहा, तुम सच में उनकी रिटायरमेंट की बचत लेना चाहते हो? मैं लेना नहीं चाहता, अमित ने धीरे से कहा। लेकिन वो खुद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उसने पूछा। अमित चुप हो गया। उधर रमेश ने बैंक से निकाली हुई राशि फिर गिनी। रकम सीमित थी। ये समस्या स्थायी रूप से हल नहीं करेगी, बस समय खरीदेगी। उन्होंने सोचा, क्या समय ही पर्याप्त है? दोपहर में उन्हें तहसील से कॉल आया। सर, हाईवे का अधिसूचना नोटिस जारी हो गया है। आसपास की जमीनें अधिग्रहित भी हो सकती है। यह नई जानकारी थी। अगर जमीन अधिग्रहित हुई तो सरकार मुआवजा देगी, लेकिन प्रक्रिया लंबी और अनिश्चित होगी। अब समीकरण और जटिल हो गया था। शाम को रमेश ने निहारिका से साफ पूछा, अगर मैं कहूं कि घर मत बेचो तो क्या तुम मानोगी? निहारिका चुप रही। और अगर मैं कहूं बेच दो? उन्होंने आगे पूछा। उसकी आवाज कांप गई। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रमेश ने पहली बार स्वीकार किया, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये फैसला तुम्हें और अमित को अलग कर रहा है। फोन के उस पार लंबी चुप्पी थी। अमित पास ही खड़ा सब सुन रहा था। अब यह सिर्फ संपत्ति नहीं थी, यह विवाह, आत्मसम्मान और पुरानी चुप्पियों का संगम था। और कोई भी विकल्प बिना नुकसान के नहीं था। उस रात निहारिका ने निर्णय लेने की कोशिश की, पर हर रास्ता किसी न किसी को चोट पहुंचा रहा था। अगर वो घर बेच देती है, अमित सुरक्षित होगा, पर पापा की यादें, उनका मौन त्याग, अगर नहीं बेचती
तो अमित का डर, उनकी आर्थिक असुरक्षा। सुबह उसने अमित से कहा, हमें सच जानना चाहिए, पापा ने घर ट्रांसफर क्यों किया था? अमित ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं पता? पूरा नहीं। उधर रमेश पुराने बक्से में कागज ढूंढ रहे थे। उन्हें वो चिट्ठी मिली जो सगाई टूटने के बाद उन्होंने लिखी थी, पर कभी दी नहीं। उसमें उन्होंने लिखा था, अगर लोग दहेज मांगते हैं तो ये मेरी असफलता है, तुम्हारी नहीं। घर तुम्हारे नाम कर रहा हूं ताकि कोई तुम्हारी कीमत न लगा सके। उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी। क्या अब समय है ये सच बताने का? अगर वो बता दे तो निहारिका शायद कभी घर बेचने की बात नहीं करेगी। लेकिन क्या ये उसके विवाह में एक स्थायी दरार नहीं डाल देगा? दोपहर में निहारिका का फोन आया। पापा, मुझे आपसे सच जानना है। रमेश ने पूछा, कौन सा सच? उस दिन जब आपने घर मेरे नाम किया था। चुप्पी। उन्होंने महसूस किया, अब निर्णय टाला नहीं जा सकता। सच बोलेंगे तो बेटी का विवाह हिल सकता है, मौन रहेंगे तो घर बिक सकता है। दोनों में से कोई विकल्प साफ नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ फैसले इसलिए लिए जाते हैं ताकि बच्चे अपने अतीत से मुक्त रहें। लेकिन अगर वही अतीत आज हमारा भविष्य तय कर रहा हो? निहारिका ने पूछा। रमेश के पास तुरंत उत्तर नहीं था। अब वो उस मोड़ पर खड़े थे जहां शब्द ही सबसे भारी साबित हो सकते थे। रमेश देर तक चुप रहे। फोन उनके हाथ में था, लेकिन शब्द जैसे अंदर अटके हुए थे। पापा, आपने घर मेरे नाम क्यों किया था? निहारिका ने फिर पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि उस समय मुझे लगा कि तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है। किससे? उसकी आवाज धीमी हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रमेश बोले, उस सगाई से और उन शर्तों से जो सामने रखी जा रही थी। निहारिका का दिल धड़क उठा। दहेज? रमेश ने पहली बार साफ कहा। सच सुनने के बाद घर में कोई ऊंची आवाज नहीं हुई, कोई आरोप नहीं, कोई नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं, बस एक लंबी भारी चुप्पी। अमित कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें जमीन पर टिक गई थी। मुझे ये नहीं पता था, उसने धीमे स्वर में कहा। निहारिका ने आंसू पोंछे। मुझे भी नहीं। फोन अब भी स्पीकर पर था। रमेश दूसरी तरफ शांत बैठे थे। पापा, अमित ने पहली बार सीधे कहा, अगर मुझे ये पहले पता होता तो वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। रमेश ने शांत स्वर में कहा, तो क्या बदल जाता? अमित के पास जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने ईमानदारी से कहा, शायद मैं इतना जल्दी फैसला नहीं करता। निहारिका ने उसकी तरफ देखा। उसमें आरोप नहीं था, थकान थी। हम घर बेचकर क्या साबित करना चाहते थे? उसने धीरे से पूछा। अमित ने जवाब दिया कि हम सुरक्षित हैं। और अभी? उसने पूछा। अमित ने लंबी सांस ली। अभी मुझे लग रहा है हम डर से भाग रहे थे। फोन पर रमेश ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने सोचा था, सच बोले तो बेटी का घर टूट सकता है, लेकिन शायद सच ने दरार नहीं डाली। उसने छिपी दरार दिखा दी। कुछ पल बाद रमेश ने कहा, फैसला अब भी तुम्हारा है। घर रखो या बेचो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। निहारिका की आवाज कांप गई। लेकिन अगर हम बेच दें तो क्या आप ठीक रह पाएंगे? रमेश ने उत्तर देने में समय लिया। ठीक रहना सीख लिया है, उन्होंने कहा। अब निर्णय और कठिन हो गया था, क्योंकि अब कोई गलत इरादा नहीं था। सिर्फ 3 अलग अलग डर थे, और कोई भी डर पूरी तरह झूठा नहीं था।
अगले दिन सुबह अमित ने एजेंट को फोन किया। डील अभी रोक दीजिए, उसने साफ कहा। एजेंट चौंका। सर, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अमित ने शांत स्वर में जवाब दिया। फोन कटते ही उसने निहारिका की तरफ देखा। मैंने फैसला नहीं बदला है, बस समय ले रहा हूं। निहारिका ने धीरे से पूछा, और अगर पापा घर रखना चाहे? अमित ने कुछ पल सोचा। तो हम बेचेंगे नहीं। ये वाक्य आसान नहीं था, लेकिन वो बोला गया। उधर रमेश को एजेंट का कॉल आया। सर, आपके दामाद ने डील होल्ड पर रख दी है। रमेश कुछ सेकंड चुप रहे। ठीक है। उन्होंने फोन रखा और आंगन में बैठ गए। नीम से पत्ते गिर रहे थे, हवा में हल्की धूल थी। उन्होंने सोचा, क्या ये जीत है? घर फिलहाल बच गया था, लेकिन वो जानते थे ईएमआई, खर्चे, भविष्य का डर अभी भी वही है। शाम को निहारिका का फोन आया। पापा, हमने अभी घर नहीं बेचने का फैसला किया है। रमेश ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, आप खुश हैं? उसने पूछा। उन्होंने सच कहा, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, लेकिन पूरी तरह खुश नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो। फोन के उस पार फिर वही चुप्पी। अब कोई खुला संघर्ष नहीं था, लेकिन कुछ बदल चुका था। निहारिका ने पहली बार महसूस किया, पापा अब पहले जैसे उसके साथ नहीं है। उनकी आवाज में दूरी आ गई है, और शायद ये दूरी घर बिकने से भी बड़ी कीमत है। कुछ दिनों बाद रमेश मुंबई लौट आए। बिना किसी घोषणा के उन्होंने पहले ही फोन पर बता दिया था, कुछ काम निपटाने हैं, फिर आ जाऊंगा। दरवाजा खुला तो निहारिका ने उन्हें गले लगा लिया, लेकिन उस आलिंगन में पहले वाली सहजता नहीं थी, जैसे दोनों कुछ समझ चुके हों जो पहले नहीं समझते थे। अमित ने भी आगे बढ़कर नमस्ते किया। पापा, हमने बात की है, घर फिलहाल नहीं बेचेंगे। रमेश ने सिर हिलाया। ठीक है, और आपकी बचत? अमित ने कहना चाहा। वह मेरी जिम्मेदारी है, रमेश ने शांत स्वर में रोक दिया। शाम को तीनों साथ बैठे, बिना तनाव के, लेकिन पूरी तरह हल्के भी नहीं। अमित ने धीरे से कहा, मैंने सोचा है शायद हमें बड़ा घर लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। खर्च कम करने के और तरीके भी है। निहारिका ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन रमेश ने महसूस किया, अब वह इस घर में पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। रात को उन्होंने बेटी से कहा, मैंने अपने शहर में एक छोटा कमरा देख लिया है, शायद कुछ समय वहां रहूं। फिर से निहारिका घबरा गई। यह भागना नहीं है, उन्होंने समझाया, बस दूरी कभी कभी रिश्तों को बचाती है, लेकिन हम तो ठीक है अब, उसने कहा। रमेश मुस्कुराए। ठीक है, इसलिए ही जा रहा हूं। निहारिका समझ गई, ये निर्णय हार या जीत का नहीं है, ये स्वीकार का है। घर बच गया था, विवाह भी बच गया था, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब उनके बीच एक सच था जो हमेशा रहेगा, और शायद यही उस कहानी की असली कीमत थी। रमेश ने जाने की तारीख तय कर दी। इस बार कोई अचानक प्रस्थान नहीं था, सब कुछ खुले में था। टिकट, बैग, समय। निहारिका ने आखिरी रात पूछा, आपको लगता है हमने गलत किया? रमेश ने कुछ देर सोचा। गलत नहीं, बस मुश्किल फैसला था। और अगर हम घर बेच देते? उसने फिर पूछा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता, लेकिन शायद मैं खुद के साथ थोड़ा कम रह पाता। ये वाक्य सीधा था,
बिना आरोप के, बिना शिकायत के। अमित दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसे समझ आया, सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं आता, त्याग से भी आता है। सुबह स्टेशन पर तीनों साथ थे। भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उनके बीच अजीब सी शांति थी। पापा, आप जब चाहे आ सकते हैं, निहारिका ने कहा। और तुम भी, उन्होंने जवाब दिया। ट्रेन चलने लगी। निहारिका ने खिड़की से हाथ पकड़ा। अब कुछ मत छुपाइएगा, उसने कहा। रमेश ने हल्की मुस्कान दी। अब कुछ छुपाने लायक बचा ही नहीं। ट्रेन आगे बढ़ गई। मुंबई लौटते हुए अमित ने धीरे से कहा, हम घर नहीं बेचेंगे, कम से कम अभी नहीं। निहारिका ने सिर हिलाया, लेकिन दोनों जानते थे इस घटना ने उन्हें बदल दिया है। अब हर फैसला जल्दी में नहीं होगा, हर डर को सुरक्षा नहीं कहा जाएगा। घर बच गया, पर रिश्तों की मासूमियत वह वापस नहीं आएगी। कुछ महीने बीत गए। मुंबई में खर्च अब भी थे, एमी अब भी थी, लेकिन अब हर महीने की बातचीत अलग थी। अमित और निहारिका बैठकर हिसाब करते, विकल्प ढूंढते, कटौती करते। कभी कभी तनाव आता, पर अब वो छिपा नहीं रहता। एक शाम निहारिका ने कहा, अगर उस दिन पापा सच न बताते तो? अमित ने जवाब दिया, तो शायद हम घर बेच देते। और फिर? उसने पूछा। अमित कुछ देर चुप रहा। शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमने क्या बेचा है। ये वाक्य भारी था। उधर रमेश अपने छोटे शहर में किराए के कमरे में रहने लगे थे। घर उन्होंने बंद रखा, न बेचा, न किराए पर दिया। वह सुबह पार्क जाते, दोपहर में अखबार पढ़ते, कभी कभी पड़ोसियों से बात करते। नीम का पेड़ अब भी खड़ा था। एक दिन उन्हें सरकारी नोटिस मिला, हाईवे की योजना संशोधित हुई है। उनका इलाका अब अधिग्रहण में नहीं आएगा। अगर उन्होंने घर बेच दिया होता तो शायद वे इस बढ़ती कीमत का हिस्सा न बन पाते। उन्होंने कागज मोड़कर रख दिया। अब ये आर्थिक जीत का मामला नहीं था। उन्होंने बेटी को फोन नहीं किया ये बताने के लिए, क्योंकि वो जानते थे असली बदलाव वहां हुआ है जहां डर को सच के सामने खड़ा किया गया। शाम को निहारिका का मैसेज आया, पापा इस साल दिवाली आपके साथ मनाएंगे। उन्होंने सिर्फ लिखा, आ जाओ। कुछ फैसले पूरी तरह सही या गलत नहीं होते, वे बस ये तय करते हैं कि आगे से हम कौन होंगे। दिवाली की रात छोटे शहर का घर फिर रोशन था। आंगन में दिए सजे थे। नीम के पेड़ पर हल्की लाइटें टंगी थी। निहारिका और अमित दोपहर में ही पहुंच गए थे। इस बार किसी ने बेचने की बात नहीं की। रमेश ने दरवाजा खोला तो कुछ पल तीनों चुप रहे, जैसे ये वही घर है लेकिन वही लोग नहीं। शाम को पूजा के बाद तीनों आंगन में बैठे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अमित ने धीमे स्वर में कहा, पापा उस दिन मैं गलत नहीं था, लेकिन पूरा सही भी नहीं था। रमेश मुस्कुराए, कोई भी पूरा सही नहीं होता। निहारिका ने दिए की लौ को देखते हुए कहा, घर बच गया, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखना पड़ा। क्या? रमेश ने पूछा। कि सुरक्षा सिर्फ पैसों से नहीं आती, उसने कहा, और चुप्पी हमेशा त्याग नहीं होती, कभी कभी दूरी भी बनाती है। रमेश ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया, हाँ, मुझे पहले बता देना चाहिए था। यह पछतावा हल्का था, आरोप जैसा नहीं। अमित ने आगे बढ़कर कहा, अगर भविष्य में मुश्किल आई तो हम तीनों मिलकर फैसला करेंगे, डर से नहीं। रमेश ने सिर हिलाया,
रात को जब पटाखों की आवाज दूर से आ रही थी, निहारिका आंगन में खड़ी नीम को देख रही थी। ये घर अब सिर्फ विरासत नहीं था, ये एक स्मृति था उस दिन का जब सच ने सबको असुविधा दी, पर रिश्तों को ईमानदार बना दिया। घर नहीं बिका, विवाह भी नहीं टूटा, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए बदल गई। अब कोई भी फैसला बिना सच के नहीं होगा, और शायद यही उनकी आंशिक जीत थी।